हेलो गाइस, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में सरनाम के बारे में कुछ बताती हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सब इसको जाके सपोर्ट करना। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है सरनाम। तो सबसे पहले इसमें हम पता करते हैं कि सरनाम होता क्या है। मैंने यहाँ पे सरनाम लिखा है, अब इसके बारे में बता रही हूँ कि सरनाम होता क्या है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब मैंने सर्वनाम के बारे में लिखा है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैं सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब हम इसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ट्रिक के साथ पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। तो इसलिए हम इसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। हमारी ट्रिक है पुरुष, निजी, संबंधों में निश्चय, अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। अब यहाँ पे लिखा है, ये मैंने ट्रिक अपनाई है। जो ये सर्वनाम के प्रकार होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए मैंने ये इस ट्रिक का प्रयोग किया है। मैंने लिखा है कि पुरुष निजी संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है सर्वनाम के प्रकार को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए। पुरुष मतलब हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजी मतलब निजवाचक सर्वनाम, संबंधों यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 1 2 3 4 5 हो गए। इसी से अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक हो गई ना 5। फिर उसके बाद है
प्रश्नवाचक, यानी कि मैंने बोला कि प्रश्नों में उलझा रहता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद एक और सर्वनाम रह गया है। कौन सा सर्वनाम रह गया है वो बताओ मेरे को जल्दी से। अब है निजी, मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। 1 2 3 4 5 6 हमारे सर्वनाम हो गए हैं जो हमने इस ट्रिक के माध्यम से समझ लिया है। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के जो प्रकार हैं उनके बारे में मैंने इस ट्रिक से बता दिया है कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। अब हम इसकी डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम एक पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष, महिला एवं पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, महिला और पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। साथ में हम इसकी भी डिटेल प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है उत्तम पुरुष, सेकंड होता है मध्यम पुरुष, थर्ड होता है अन्य पुरुष। देखो भाई, मैंने सबसे पहले जो पुरुषवाचक सर्वनाम उसके बारे में बताया। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष, महिला के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर ये पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
अब हम उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे कि उत्तम पुरुष क्या होते हैं। तो फिर हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत वक्ता को शामिल किया है। उदाहरण मैं, मुझे, हम, हमें आदि, यानी कि इसमें जो बोलने वाला होता है उसको हम वक्ता बोलते हैं, तो उसको शामिल किया गया है। अगर हम कुछ भी शब्द बोलते हैं तो हम हमेशा मैं, मुझे या कोई हमारे साथ होता तो हम, हमें, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सबसे पहले है उत्तम पुरुष। उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में इसके अंतर्गत श्रोता को रखा गया है। उदाहरण तुम, तुम्हें, आप, आपको आदि। श्रोता मतलब होते हैं जो सुनने वाले होते हैं, तो उनको रखा जाता है। तो उसमें हम क्या, जैसे हम कहीं पे खड़े होते हैं तो हम यही बोलते हैं, या कोई हमारे सामने होता है हम तुम, तुम्हें, आप, आपको, यही शब्द बोलते हैं। उसके बाद होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, इसके अंतर्गत वक्ता और श्रोता को छोड़कर शेष अन्य को शामिल किया जाता है। यानी कि इसने बताया कि इसके अंतर्गत वक्ता और श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, उनको छोड़कर और सभी को शामिल किया जाता है। तो इसमें उदाहरण है वह, वे, उसे, उन्हें आदि। किसी के बारे में बताने के लिए हम इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वह कल गांव गया था, वे बहुत अच्छे हैं। तो इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हमारा सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित संज्ञा को व्यक्त करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित संज्ञा को व्यक्त करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो बताते हैं। इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आते हैं। ठीक है, तो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित संज्ञा को व्यक्त करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत यह, वह, वे, वह, ये, वे आते हैं। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के। अब इसका उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनाम का। ये उदाहरण है यह बहुत पुरानी साइकिल है। इसका एक और उदाहरण है वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। या एक और लिख सकते हैं, लिख तो हम बहुत सारे सकते हैं। ये तुम्हारे पत्र हैं। अब इसमें जो आवश्यक सूचना है वो नोट के जरिए मैं इसमें आपको बता रही हूँ। यदि यह, वह, ये तथा वे किसी संज्ञा से ठीक पहले आते हैं तो इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है।
अब इसका भी उदाहरण है सर्वनामिक विशेषण का। अब मैंने आपको बताया है कि यदि यह, वह, ये तथा वे किसी संज्ञा से ठीक पहले आते हैं तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब सर्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है, यह साइकिल नई है। अब मैंने बताया था कि यदि ये जो यह शब्द है संज्ञा से ठीक पहले आते हैं तो वो कौन सा सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, क्योंकि साइकिल क्या है, साइकिल एक संज्ञा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण है। या मैं लिख दूँ वह घर बहुत पुराना है, तो घर से पहले क्या आ गया, वह आ गया, तो ये भी सर्वनामिक विशेषण है। थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित संज्ञा को व्यक्त करें उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ, कोई, किसी, सब आदि आते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमें पता लग गया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित संज्ञा को व्यक्त करें उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ, कोई, किसी, सब आदि आते हैं। अब हम इसके उदाहरण और देख लेते हैं। अब ये अनिश्चयवाचक के मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं। उदाहरण इसलिए लिखे जाते हैं ताकि हमें जल्दी से उसके बारे में पता लग जाए, इसलिए मैंने ये उदाहरण 2 लिखे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है चाय में कुछ पड़ा है। अब इसने बोला चाय में कुछ पड़ा, यहाँ पे कुछ का प्रयोग हो गया, ये अनिश्चयवाचक है क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें क्या पड़ा है, इसलिए हमने बोल दिया कि कुछ पड़ा है, क्योंकि हमें इसका पता नहीं है कि क्या पड़ा है, इसलिए मैंने बोला कि चाय में कुछ पड़ा है। यहाँ पे मैंने कोई का प्रयोग किया है, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और निश्चयवाचक वो होता है जिसमें हमें मतलब ये पता होता है कि हाँ ये चीज़ इसमें पड़ी है, जैसे मैं बोल दूँ चाय में चीनी पड़ी है, तो ये हो जाता है निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक में हमें पता नहीं होता है। फिर हमारा 4th है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम होता है जो किसी अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत जो, जिसे, जिसने, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो, जिसे, जिसने आदि आते हैं।